सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप पढ़ेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप को हिंदी में दूरबीन भी बोलते हैं। मतलब ये दूर की वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, हमें सक्षम बनाता है। अगर टेलीस्कोप की बात करें तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक आपका टेरेस्ट्रियल और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से संबंधित है। तो अगर हमको अर्थ या पृथ्वी पर देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करना है तो बेसिकली जो फाइनल इमेज बनना चाहिए वो इरेक्ट बनना चाहिए। आगे चल कर के हम लोग देखेंगे कि दो लेंस सिस्टम वाले से इन्वर्टेड इमेज बनता है। ऐसे केस में हमको एक तीसरा लेंस भी अरेंज करके जोड़ना पड़ेगा ताकि जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट हो जाए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आकाशीय या अंतरिक्ष स्पेस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्पेस में स्टार, मून या प्लैनेट जो हैं वो सबके शेप लगभग स्फेरिकल होते हैं। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप इरेक्ट या इन्वर्टेड देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इसमें तो इरेक्ट और इन्वर्टेड समझ में आएगा, लेकिन अगर ये स्फेरिकल इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज इरेक्ट बने या इन्वर्टेड बने फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन अफेक्टेड नहीं होगा। आपके करिकुलम में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को नहीं पढ़ना है, बेसिकली आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जहाँ तक बात है तो ये भी आपको दो तरह के होते हैं, दोनों को डिस्कस करना होगा। एक तो आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग टाइप है। तो आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और वो भी कौन सा, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप। ओके, इस टेलीस्कोप में दो लेंस सिस्टम यूज होते हैं। एक लेंस सिस्टम जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है, हम उसे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, और दूसरा आई के क्लोज हो उसको आई लेंस बोलते हैं या आई पीस बोलते हैं। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, जबकि आई लेंस की बात करें या आई पीस की बात करें वो स्मॉल एपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शंस देता है कि आप इन गिवन लेंस में से किसको एज ए ऑब्जेक्टिव और किसको एज ए आई पीस यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेंस 1 जो है ये आप ऑब्जेक्टिव के जैसा यूज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसका फोकल लेंथ भी लार्ज होना चाहिए और साथ साथ उसका एपर्चर भी ज़्यादा होना चाहिए। जबकि लेंस 4 की बात करेंगे तो ये आपको आई पीस का काम करेगा, आई पीस जैसा बढ़िया वर्क करेगा। अभी हमारे पास जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है, अगर हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अच्छा एक बात और कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो भी रे आएंगे वो पैरेलल होंगे। वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकते हैं और आपस में भी पैरेलल हो सकते हैं। हम लोग आपस में जो पैरेलल रे हैं उसी को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि अब अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन हम दिखाना चाहें तो एक तो रे चलिए हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ले लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आते हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसको पैरेलल दिखा लीजिए। ये रे जो आ रहे हैं डिस्टेंस आप बोल सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। अभी ये रे कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे जा कर के मिलेगा। आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रहा है ना, इसको आप ए डैश बी डैश बोलिए। हाँ, ऑब्जेक्ट को ए भी बोलते लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है। ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से है ना FO दूरी पे होगा। क्यों? क्योंकि ये फोकल प्लेन पे होगा, इसीलिए इसको हम FO मार्क कर रहे हैं। अभी दूसरा जो आप आई लेंस यहाँ पर लेंगे जिसका एपर्चर कम है, वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये आई लेंस जो है इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज बनाएगा। और ये फाइनल इमेज आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरफ जिधर आपका पहला इमेज बना है उसी तरफ कहीं भी बन सकता है। कहीं भी बोलने का मतलब है ना,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेकर के ओके इन्फिनिटी के बीच जहाँ बन जाए, अब हमको तभी वो क्लियर दिखाई भी देगा। तो ऐसे केस में आप इसको पहला केस ले लीजिए, है ना, जब क्या हो फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। अच्छा, एट इन्फिनिटी वाले केस को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले पोजीशन पे बन रहा है। ऐसे केस में एक ऑप्टिकल सेंटर तो आपके पास ये था, ठीक है। एक और यहाँ से हेड से रे ड्रॉ कर लीजिए, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ओ डैश बोल दीजिए, मतलब वो क्या है, आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है। ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। जो लेंस पहला था वो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा था, ऑब्जेक्टिव था। हाँ, अभी इन्फिनिटी पे इमेज बनने के लिए ये जो रे आप दिखा रहे हैं, जिसकी बेंडिंग आपको दिखानी है, वो रे का बेंडिंग कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से बेंड करने के बाद ये पैरेलल दिखने लगे। ओके, दूसरे रे को भी आप उसी तरह से दिखा सकते हैं, ये पैरेलल दिखने लगे। हाँ, जब पैरेलल रे आते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, लेकिन ये आप डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेज वर्चुअल इसके रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, और ये तभी ऐसा हो सकता है जब ये आईपीस का जो फोकस पॉइंट है यानी एफई पे जा कर के ऑब्जेक्टिव अपना इमेज बना दे। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा होगा, तब ये डिस्टेंस आप एफई ले लेंगे। इस डायग्राम का एक कटआउट हम लोग लेना चाहेंगे ताकि हमको इजी हो जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आपका ओ है, ओ पॉइंट से होते हुए उसके हेड पे लेकर के चलिए। यहाँ पर ओ डैश जो पॉइंट था उसको भी मार्क कर लीजिए और ओ डैश पॉइंट से आप इसके हेड से मार्क कर लीजिए। ये आपका ए डैश और बी डैश है। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आपको बीटा, मतलब ये भी एंगल आपका बीटा होगा, और ये एंगल जो बना, ये एंगल आपका अल्फ़ा, मतलब ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। ओके, यानी हमको दोनों एंगल मिल गए। अभी स्मॉल एपर्चर आईपीस के कारण या नॉर्मल व्यू के लिए, नॉर्मल व्यू में क्या है, सभी रेज आई में जाने चाहिए। उसके लिए दोनों एंगल जो हैं आपको, मतलब अल्फ़ा और बीटा स्मॉल होंगे, और स्मॉल एंगल के लिए आप यहाँ पर बीटा को नियरली इक्वल टू tan बीटा लिख सकते हैं, जो कि कितना होगा, डायग्राम में दिख रहा है आपके पास, ए डैश बी डैश बाय ओ डैश ए डैश। और अल्फ़ा अगर लिखना चाहें तो इसी ट्रायंगल से अल्फ़ा नियरली इक्वल टू आप यहाँ दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा आपके पास कितना होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ से डायग्राम से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इस तरफ से ओ ए डैश। ठीक है, बढ़िया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली m इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा होता है। ओके, और अब अगर पुट कर लें वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने के बाद से हमारे पास क्या आएगा, एक तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश ए डैश, और दूसरा हमारे पास जो आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, क्योंकि डिवाइड होगा ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से ओ ए डैश डिवाइडेड बाय क्या क्या देख लीजिए, ए डैश बी डैश। ऑब्वियस है कि यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद आपके पास ओ ए डैश बाय ओ डैश ए डैश आएगा। हाँ, इस केस में ये रिजल्ट आने के बाद अब आगे आप एक और काम कर सकते हैं, यूज कर लीजिए, क्या, यूजिंग, है ना, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यूज करके आप क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। आप यहाँ पर ओ ए डैश को, ओके, देखिए यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है एफ ओ, तो ये प्लस एफ ओ लिखेंगे, और ओ डैश ए डैश को, है ना, ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसीलिए वो डिस्टेंस आप माइनस एफ ही लिखेंगे। और अगर आपने इसको ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लिया, तब फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1
आपको क्या मिलेगा, कैपिटल M मतलब मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू FO/FE। नेगेटिव में नेगेटिव ये शो करता है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा। ओके, अब इस केस में हमको अगर ट्यूब का लेंथ चाहिए, ट्यूब लेंथ चाहिए मतलब O से लेकर के O' की दूरी, देखिए O से O' के बीच में ही दोनों लेंस फिटेड हैं और इसीलिए उसको उसका ट्यूब लेंथ, एक पाइप के अंदर दोनों लेंस फिट होते हैं, इसीलिए वो ट्यूब लेंथ कहलाएगा। और ये L इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं मॉडुलस FO प्लस मॉडुलस FE के बराबर होगा। तो ये तो फर्स्ट केस नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो गई, आसानी से आपका डेरिवेशन हो गया। अभी दूसरा केस, जब फाइनल इमेज है ना कहाँ बने, इन्फिनिटी पे नहीं बन करके एट कैपिटल D बने, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बने। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं करने पड़ेंगे, है ना। वो परिस्थिति तब आएगी जब पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो आपको FE के बाद इस तरफ बने, मतलब अब इस इमेज का इमेज जो वर्चुअल बनेगा वो किसी खास डिस्टेंस पे बनेगा। हाँ, वैसे केस में जो रे की बैंडिंग होगी कुछ इस कदर होगी कि पैरेलल नहीं हो, है ना, जा कर के कहीं मिल जाए। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने में भी आपको खासा ध्यान रखना है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अगर ये सोचता हूँ कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D के बराबर होगा, ओके, तो मैं यहीं पे इमेज फॉर्म करते हुए दिखाऊंगा। रे कुछ इस तरह से जा कर के मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल रे था और ये तो आपने प्रोजेक्ट किया कि वहाँ जा कर के मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक इमेज जो बना वो फाइनल इमेज आप A'(B') कह सकते हैं। ओके, तो इस केस में भी आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और बात, ये FE नहीं होगा क्योंकि FE तो इधर आ गया है, तो इस डिस्टेंस को आप फिलहाल जो एज्यूम करेंगे वो UE मानेंगे। चलिए ठीक है। और इसके लिए ये जो इमेज डिस्टेंस है VE वो -D हो गया। अब फिर से वही डायग्राम हम लोग वापस लेकर के आते हैं, तो कुछ इस तरह से ये एंगल बन जाता। अगर यहाँ पर हम A'(B') लिखते तो वैसे केस में बीटा फिर से आपके पास वही रह जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आप इसको A'(B')/O'(A') लिख सकते थे और अल्फ़ा तो वही रहेगा, अल्फ़ा में कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस के मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। इसमें एक को आपको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे बोल रहा है। यहाँ तक के एक्सप्रेशन में आपको कोई चेंज नहीं आएगा। रही बात यूजिंग साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे, तो ठीक है, OA' का जो डिस्टेंस है वो तो FO है ही, लेकिन ये डिस्टेंस FE नहीं होकर के UE हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, आपने पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब एक काम किया जाए, यूज कर लिया जाए क्या, लेंस फार्मूला। तो अगर लेंस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं तो लेंस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास 1/V -1/U = 1/F होता है। अभी फॉर आई लेंस अगर लिखना चाहेंगे, है ना, अगर इसी को आई लेंस लिखना चाहें तो ये तो आपके पास आई पीस के लिए अलग से लिख लीजिए। तो ये 1/V, V तो आपके लिए VE यानी यहाँ तक -D हो जाएगा, और -1/ ये पार्ट -UE हो जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज करना है, और ये आपको 1/FE हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आप 1/UE को लिखना चाहेंगे तो 1/FE + 1/D हो जाएगा। चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से आपको ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी कि M जो है वो क्या हो। तो M = है ना, आप लिख सकते हैं FO, और यहाँ पर 1/FE + 1/D। अच्छा, यहाँ से FE को बाहर निकालें तो 1/FO, और यहाँ FE, यहाँ 1 + FE/D हो जाएगा। ओके, अब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आया वो पहले वाले के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो पहले वाले एक्सप्रेशन के साथ ये बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है, क्योंकि पहले वाले केस में अगर आपने फाइनल इमेज की बात की थी वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ था, और अगर यहाँ पर भी ला करके इन्फिनिटी पुट कर दें
तब तो ये 0 आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन पिछला केस का -FO/FE था, वापस वही आ जाएगा, तो ये आ गया। अब रह गई बात, हमको निकालना है ट्यूब लेंथ। हाँ, इस केस में ट्यूब लेंथ अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आपको जो ट्यूब लेंथ मिल रहा है यहाँ पर वो भी चेक कर लें। आपको ओ डैश की बात करनी है जो L, ये बेसिकली FO का मैग्नीट्यूड प्लस UE का मैग्नीट्यूड होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी एक्सप्रेशंस क्लियरली और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर आ गया। इस पे बेस्ड होकर के NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देख लिया जाए, बना लिया जाए, अच्छा रहेगा हमारे लिए। और फिर हम लोग वापस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे भी डिस्कशन करेंगे कि वो क्या खास है और क्या उसमें डिफरेंस है। फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, तो एक न्यूमेरिकल है 9.13, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको FO दिया हुआ है, ये 144 है सेंटीमीटर, और FE दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मतलब सीधे से उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अच्छा, हमको जैसा चाहिए वैसा ही, जैसा हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ लार्ज होगा तो इसने लार्ज दिया है, और जहाँ तक बात है आईपीस का फोकल लेंथ शॉर्ट तो शॉर्ट ही दिया है। अभी केस यहाँ पर नहीं बोला है, हमारे पास दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन जब तक केस नहीं बोले तब तक हमको सिंपल वाला केस मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस लेके चलना चाहिए। तो अगर हम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगा, तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट आप यहाँ पर जो m का वैल्यू है इज इक्वल टू -FO/FE लिख सकते हैं, और अगर इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं तब तो प्लस हो जाएगा। तो केवल आप मैग्नीफाइंग पावर निकालने में यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये सीधे 144/6 जो कि कैंसिल होकर के आप देख सकते हैं, शायद 24 आए, चेक कर लीजिएगा, ये आ गया। और इस केस में ट्यूब लेंथ पूछ रहा है, तो इस केस में मैंने ट्यूब लेंथ आपको बताया था कि जो ट्यूब लेंथ L है वो आपको FO और FE का सम होता है। इस हिसाब से 144 + 6 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। अगर इसमें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मेंशन किया होता तब हम उसको कर लेते, जैसा कि यहाँ अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। अगर आप NCERT के ही एक क्वेश्चन की बात करें 9.35, तो 9.35 में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये 140 है और ये आपको 5 सेंटीमीटर है। ओके, आपको दोनों केस की बात करनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट और व्हेन फाइनल इमेज, क्वेश्चन के अनुसार इमेज एट D की भी बात करनी है। ओके, तो चलिए हमको सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकालना है। इस केस में मैग्नीफिकेशन में तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैग्नीफिकेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि दिख रहा है। आप यहाँ पर 140 और यहाँ पर 5 लिखेंगे तो आपको ये 28 मिल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में मैग्नीफिकेशन पूछा है, सॉरी ये 9.34 है, ये 9.34 है। 35 की बात अभी बाद में करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ बोला है फाइनल इमेज जब D पे बने, तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो FO/FE और 1 + FE/D। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू जो आपके पास हैं। FO का वैल्यू 140, FE का वैल्यू आपको 5 है, और 1 + D, FE आपको 5 और D 25। ओके, ये 0.2 हो जाएगा, यानी आपको 28 × 1.2 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद से ये आपको रिजल्ट 33.6 के आसपास आना चाहिए। हाँ, तो ये बात हम लोग कह भी रहे थे कि जो मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा है ना, कब, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का हो और जब फाइनल इमेज D पे बने। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर कम होगा, जबकि D पे जब बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा, वो एज यूजुअल आपको मिल भी रहा है। ओके, हाँ, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में इसी क्वेश्चन का 34 का ही रेफरेंस लेने बोला है, सारा डेटा उसी का है। और इसमें आपको
ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो जैसा कि इस केस में ट्यूब लेंथ की बात कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधी L = FO + FE लिख सकते हैं, जैसा कि लिख करके आपको मिल जाएगा। FO का वैल्यू आप 140 और +5 मतलब ये 145 हो गया। लेकिन इस केस में जब आप निकालना चाहेंगे, ओके, इस केस में जब आप ट्यूब लेंथ निकालना चाहेंगे तो इस केस में ट्यूब लेंथ L = FO और प्लस UE का मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर आप FO + UE का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो FO तो आपको दिया हुआ है, मिल गया, लेकिन UE नहीं मिला, है ना। तो अगेन अगर हम 4 आई लेंस की बात करें, आई लेंस के केस में 1/V - 1/U = 1/F लिखना था। V के जगह पर आप 1/ क्या लिखेंगे -25, U के जगह पर UE लिख लेंगे जो मालूम नहीं है, और F के जगह पर आई लेंस का फोकल लेंथ मतलब 5 लिख लेंगे। यहाँ से आप UE निकालिए, ठीक है। यहाँ से जब UE आप ऑप्टेन करेंगे तो ये आपको UE का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। तो वैसे केस में आप अब नेगेटिव में आएगा, ओके। अब आप यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने के बाद ये आपका वैल्यू 140 था और +4 यानी यहाँ पर 144 ये ट्यूब लेंथ मिल जाएगा, यानी इस केस में ट्यूब लेंथ कम हो गया। तो एक बात और भी क्लियर हो गया, जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बने तो ट्यूब लेंथ कम होता है इन कंपेरिजन टू ट्यूब लेंथ इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके। अब आप आगे बढ़िए, आगे इसी क्वेश्चन में जो बी पार्ट बोला है, हाँ, उस पर ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट में बोल क्या रहा है, ठीक है, कि एक टावर इधर कहीं पर है इस तरह का, और वो टावर की हाइट दी हुई है 100 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर दिया हुआ है, ओके। अब देखिए ऐसे हम लेकर के चलते ये रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारे पास अल्फ़ा जो होता है ना वो हाइट बाय बेस लेंथ, यानी हमारा इस केस में नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा, और हाइट आपका 100 मीटर और ये 3 किलोमीटर मतलब 3 इंटू इतना रेडियन होता, ठीक है। एक पार्ट तो आपको मिल गया। अब हमको निकालना है क्या कि ये जो इमेज बनेगा, है ना, उसका हाइट कितना होगा, A', B'। इसके हाइट को फ़िलहाल आप h मान लें, ठीक है। तो वैसे केस में देखिए क्या होगा, अगर फिर से हम tan अल्फ़ा निकालते हैं जो अल्फ़ा के इक्वल होगा, यानी अल्फ़ा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये एंगल आप अल्फ़ा मान रहे हैं, ओके। तो वैसे केस में ये आपको h / FO, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बेस लेंथ FO के बराबर होगा। तो चलिए आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर लें यहाँ से 100 बाय कितना 3 × 10⁻³ इंटू इज इक्वल टू h का वैल्यू आपको मिल गया। h कितना है नहीं है मालूम, h कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू आपको मिला FO दिया हुआ था इसमें, FO का वैल्यू इसमें आपको 140 था, तो आपने 140 पुट कर दिया। यहाँ से आप h कैलकुलेट कर लीजिए, h कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको 140/3 आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए। सेंटीमीटर में अगर करना चाहेंगे तो 14/3 आ जाएगा सेंटीमीटर, ओके। अभी नेक्स्ट आपको एक और चीज़ पूछा है कि जो फाइनल इमेज है उसकी हाइट क्या होगी। हाँ, ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अगर हम सीधी कैलकुलेट कर लेते क्या मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, तो ये आपको जैसा माइक्रोस्कोप में देखा था आपने ये आता, और यहाँ पर 1 + D25 फोकल लेंथ यहाँ पर 5 है, तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। हाँ, अब ये A' B' वाले इमेज को H' अगर मान लेते तो ये मैग्नीफिकेशन बाय आई लेंस या आई पीस आपका H' डिवाइडेड बाय H = 6 नहीं, H' = 6 × H। अब 6 इंटू आप यहाँ पर 14/3 कर लेते तो ये भी आपको रिजल्ट में आ जाता कितना 28 सेंटीमीटर के आसपास। सो सारा यहाँ पर भी आपको 9.35 का रिजल्ट मिल गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे थे
कि हमको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो चाहिए वो दूसरे टाइप वाला भी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप चाहिए। क्यों चाहिए इस पे भी बात होगी, क्या एडवांटेजेज हैं इस पे भी बात होगी। तो पहले तो हम उसके रे डायग्राम को बना लें। रे डायग्राम को बनाने के साथ ही वो क्लियर हो जाएगा कि उसके एडवांटेजेज क्या हैं। तो यहाँ आप रिफ्लेक्टिंग टाइप है ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। इसके कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है आपको कुछ ऐसा होता है ये, और यहाँ से आप इसको इस तरह से ये एक मिरर यहाँ भी फिट होता है, ठीक है। अभी ये कनकेव शेप का होता है और यहाँ पर एक आई पीस लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये आई पीस है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव है, और इसको तो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये आपको सेकेंडरी रिफ्लेक्टर है, ओके। अब देखिए जो भी रे होते हैं मैंने दिखाया था उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के वो पैरेलल जाएंगे, यहाँ पर पैरेलल आकर के स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके सेकेंडरी रिफ्लेक्टर मतलब कन्वेक्स मिरर पे पड़ेंगे, और इसके बाद से ये रिबाउंड होकर के कुछ ऐसा जाएगा, इधर से भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। और फाइनली इस तरह से आई पीस में, हाँ, इसके बाद से यहाँ पर आई का पोजीशन होगा और आपको दिखाई देगा। तो पहली बात, इस टेलीस्कोप में आपने देखा कि ड्राइंग आपके हिसाब से काफ़ी आसान है, वो तो ड्राइंग हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते कि एडवांटेजेस में केवल ड्राइंग के फ़ायदे के लिए हमने इसको यूज़ किया। समझने की कोशिश करें हम इस बात को कि टेलीस्कोप की क्वालिटी किन बातों पे निर्भर करती है। पहला चीज़ कि वो कितना क्लियर इमेज बनाता है, और दूसरी बात कि कितना सेपरेट करके हमको स्टार्स अलग अलग नहीं दिखते, हमको प्लेनेट अलग अलग नहीं दिखते जब हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो टेलीस्कोप वो दिखाने में हमको सक्षम बनाता है। तो क्या करता है, जो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं उसको सेपरेट करके दिखाता है, यानी डिस्टिंक्ट करके दिखाता है। किसी चीज़ को अलग करके सेपरेट करके क्लियरली दिखाना रिजोल्यूशन कहलाता है, और उसके पावर को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। आगे चल करके इस बात को सीखेंगे। तो दो बातें हैं, एक तो आपको कितना क्लियर बना रहा है, ये कितना क्लियर बना रहा है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का लाइट गैदरिंग एबिलिटी, लाइट गैदरिंग पावर कितना है, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर। लाइट गैदरिंग पावर और रिजॉल्विंग पावर दोनों ही ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पे डिपेंड करते हैं। तो जितना लार्ज डायमीटर होगा उतना ज़्यादा टेलीस्कोप अच्छा होगा अगर ऑब्जेक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी के माहौल में जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव है जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो 40 सेंटीमीटर 1.02 मीटर का। अब इससे बड़ा क्यों नहीं बनाया हमने? तो एक बात, पहला कि इतना बड़ा लेंस बनाना और उसको होमोजीनियस वे में रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मेंटेनेंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसका, ओके। अगर हम चाहें तो सेम ऑप्टिकल क्वालिटी का मिरर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्ट करना साथ ही साथ उसको मेंटेन करना आसान होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जो लेंस होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है इन कंपेरिजन टू मिरर, ओके। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव मिरर का बना रहे हैं, ये आपको जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव अगर हम मिरर का बना रहे हैं तो मिरर ऑब्जेक्टिव लाइटर होगा, इसलिए इस केस में आपको लेस मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट अहम बात यह है कि थिक लेंसेस में एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। सभी कलर अलग अलग फोकस हो जाते हैं, और ऐसे केस में इमेज के ब्लर होने की और अस्पष्ट अनक्लियर होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जबकि मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, अलग अलग कलर अलग टूट करके नहीं मिलेंगे। हाँ, मिरर में एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम है आपका स्फेरिकल एब्रेशन, ओके। पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज अलग अलग फोकस हो जाते हैं। ये भी डिमेरिट दूर किया जा सकता है अगर ये ऑब्जेक्टिव कनकेव के जगह आप पैराबोलिक यूज कर लें, तो सेम पोजीशन पे ही फोकस करने लगेगा और क्रोमेटिक एब्रेशन भी दूर हो जाएगा। इन सब बातों से
आज के डेट में सबसे ज़्यादा फेमस और यूजफुल रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के इन्वेंटर कैसे ग्रेन थे और उन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप को कैसे ग्रेन भी कहते हैं। तो होपफुली आपको टेलीस्कोप की सारी बातें समझ में आ गई होंगी।